हर जुल्म का अंत होता है। हर रात के बाद सवेरा होता है। जब अंग्रेजों के दिन ना बचे तो तुम्हारे कैसे बचेंगे। याद रख इंदिरा, वक्त का हिसाब सख्त होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना गोपाल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस खास कार्यक्रम गोपाल की चौपाल में। साथियों, आप सोच रहे होंगे कि आखिर गोपाल की चौपाल को जेल के अंदर लगाने की क्या आवश्यकता पड़ी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं उन तमाम लोगों के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करना चाहता हूं जिन्होंने इंदिरा की इमरजेंसी के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की, सरकार के अत्याचार के खिलाफ लोकतंत्र के प्रहरी बन के डटे रहे। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करने आया हूं आजाद भारत को एक बार फिर से गुलाम करने की उस साजिश की जिसमें लोकतंत्र की हत्या कर दी गई, प्रेस को खामोश कर दिया गया और विपक्ष के लोगों को जेल में ठूंसकर इतनी यातनाएं दी गई कि उनके अंदर विरोध करने की क्षमता ही मानो समाप्त हो जाए। मैं बात कर रहा हूं आजाद भारत की एकमात्र तानाशाह शासक इंदिरा गांधी की। आने वाले 6 वर्षों तक किसी भी चुनाव को लड़ने हेतु आपको अयोग्य घोषित किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ 12 जून 1975 की, जब रात के अंधेरे में एक ऐसा अध्याय शुरू हुआ जिसे आज भी भारत का लोकतंत्र शर्म और सिहरन के साथ याद करता है। यह वो रात थी जब संविधान की आत्मा घायल हुई और आवाज को खामोश कर दिया गया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इमरजेंसी की, जब लोकतंत्र के गले पर सत्ता ने हथौड़ा मारा। और ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ। चुनावी हार, अदालत के फैसले और सत्ता की बेचैनी, इन सब ने मिलकर तैयार किया एक विस्फोटक मिश्रण। साथियों, जब जब आप इमरजेंसी यानी आपातकाल के बारे में सुनते होंगे तो आपके सामने एक तारीख आती होगी, 19 जून 1975, और आप सोचते होंगे कि आखिर उस दिन हुआ क्या। तो आइए जानते हैं। इंदिरा जी, आप पे आरोप है आपने इस चुनाव में सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया है। नहीं, ये कहना गलत है। मैं बता दूं कि सारे साक्ष्य आपके खिलाफ हैं और इसीलिए आपके संसदीय सदस्यता को समाप्त करते हुए आने वाले 6 वर्षों तक किसी भी चुनाव को लड़ने हेतु आपको अयोग्य घोषित किया जाता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को चुनावी भ्रष्टाचार में दोषी पाया और सजा के तौर पर 6 वर्षों तक उन्हें किसी भी पद पर रहने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया। और यहीं से शुरू हुई वो बेचैनी जिसने लोकतंत्र को बंधक बना लिया। अब हमें इमरजेंसी लगानी ही होगी, याद रखिए। मैं इस देश की जनता में इतना भय पैदा कर दूंगा कि हमसे बगावत करने से पहले उनकी रूह कांप जाएगी। जी हाँ, इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले ने इंदिरा गांधी के साथ साथ उनके सुपुत्र संजय गांधी को भी बेचैन कर दिया। और आज के वर्तमान भारत में लोकसभा से लेकर आम जनमानस तक छोटी छोटी बातों के लिए संविधान के किताब को उछालने वालों के पुरखों ने देश के संविधान की हत्या करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, क्योंकि उस घटना के महज 13 दिन के बाद राष्ट्रपति हस्ताक्षर से देश में आपातकाल लागू कर दिया गया। संविधान की हत्या संविधान के ही अनुच्छेद धारा 352 के तहत कर दी गई। देखिए, हम जन कल्याणकारी योजनाओं की आड़ में लोगों का स्वेच्छा या जबरदस्ती नसबंदी कराएंगे और इस बीच मीडिया को कुछ भी बोलने या छापने की स्वतंत्रता नहीं होगी। और जो भी व्यक्ति इंदिरा जी या कांग्रेस के खिलाफ बोलेगा उन्हें जेल में डालकर इतनी यातनाएं दी जाएंगी कि उनकी आने वाली पीढ़ियां भी हमारे सामने अंधी, बहरी और गूंगी हो जाएगी। साथियों, अब आप सोचते होंगे कि आखिर आपातकाल में हुआ क्या।
तो मैं आपको बता दूं, आपातकाल का मतलब था बिना वारंट गिरफ्तारी, प्रेस की आजादी खत्म, विपक्षी नेताओं को जेल में ठूंसकर इतनी यातनाएं दो ताकि वो बाहर निकल के किसी भी तरह से अपनी आवाज बुलंद ना कर सके, और जनता को इस डर की चादर में लपेट देना कि वो भविष्य में इंदिरा और कांग्रेस के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत ना जुटा सके। विपक्ष के सभी बड़े नेताओं जैसे जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, जॉर्ज फर्नांडिस जैसे हजारों नेताओं को जेल में डाल दिया गया। अत्याचार इतना कि कई लोगों के हाथों के नाखूनों को प्लास से नोच नोच कर निकाल लिया गया। कई लोग जीवित तो गए मगर उनकी लाशें बाहर आईं। अत्याचार का ये नंगा नाच आजाद भारत को आज भी शर्मसार करता है। साथियों, परिस्थितियां ऐसी थी कि विपक्ष के सारे छोटे बड़े नेता जेल में बंद कर दिए जा चुके थे। मीडिया की सारी आजादी खत्म हो चुकी थी। वो बिना सेंसर के कोई भी छोटे से छोटे न्यूज को छाप नहीं सकते थे। इसका लाभ उठा के सरकार ने नसबंदी की एक योजना बनाई, जब आम आदमी का शरीर भी स्वतंत्र नहीं रहा। साथियों, उस दौर में संजय गांधी के नेतृत्व में एक और भयावह पहल हुई, जबरन नसबंदी अभियान। इसमें लगभग 50 लाख लोगों से भी अधिक लोगों की जबरन नसबंदी कर दी गई, जिसकी शिकार ज्यादातर गरीब और मजदूर जनता हुई। जी हां, जनसंख्या नियंत्रण के नाम पर लाखों लोगों की जबरन नसबंदी कर दी गई। बहुत से ऐसे लोग जिनकी अभी शादी तक नहीं हुई थी, उनकी भी नसबंदी कर दी गई। कई लोगों की तो इस नसबंदी में जान तक चली गई। देश में हाहाकार का माहौल था और ऐसे में संजय गांधी देश का सबसे बड़ा अत्याचारी शासक के रूप में उभर रहा था। दोस्तों, लेकिन वो कहते हैं ना, हर अंधेरे की एक सुबह होती है। इस अत्याचार से जनता का धैर्य टूटा, हिम्मत जगी। जनता ने इस तानाशाहियत के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की और इंदिरा गांधी को आखिरकार चुनाव करवाने के लिए मजबूर होना पड़ा। और देश में मार्च 1977 में चुनाव कराए गए और नतीजा, कांग्रेस सत्ता से बाहर। जनता पार्टी के ऐतिहासिक जीत के साथ ही 81 साल की उम्र में मोरारजी देसाई भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत ने बताया कि हर अत्याचार का एक अंत होता है। तो साथियों, इमरजेंसी ने हमें सिखाया कि लोकतंत्र सिर्फ एक प्रणाली नहीं, यह लोगों की सांसों में बहती उम्मीद है। हर नागरिक के आवाज में बसी एक ताकत है। यदि फिर कोई तानाशाह सत्ते के नशे में संविधान को कुचलने की सोचे तो उसे इतिहास की आंखों में झांक कर देखना चाहिए। इसी के साथ मैं फिर लौटूंगा आपके नए सवालों और नए मुद्दों के साथ। अभी आप सुन रहे थे गोपाल की चौपाल और आज का विषय था इमरजेंसी और उसकी विभीषिका। मैं फिर आऊंगा, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। नमस्कार। गोपाल की चौपाल।